और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। श्रीनगर के बाग मेहताब में किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट मामले में श्रीनगर पुलिस ने घर के मालिक को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी पुलिस ने ट्वीट कर दी है। पुलिस ने अल्ताफ हुसैन को अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा के तहत गिरफ्तार किया है। ज्ञात रहे कि इससे पहले पुलिस ने बीती शाम बागे मेहताब से में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया था, जिसमें 4 महिलाओं, 2 ग्राहक और 2 रैकेट चलाने वालों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिस घर में यह धंधा चल रहा था उस घर में पुलिस ने छापा मारते हुए कार्रवाई की। दरअसल व्यापारियों ने मकान किराए पर लिया था। पुलिस के मुताबिक मकान किराए पर देने पर मकान मालिक ने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया और ऐसे में यह कार्रवाई की गई है। सिक्किम के नाथुला में बॉर्डर इलाके में मंगलवार को भारी हिमस्खलन हुआ है। इस घटना में 7 पर्यटकों की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हैं। करीब 80 पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। हिमस्खलन के बाद गंगटोक में नाथुला से जोड़ने वाले 15वें मील जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बचाव अभियान जारी है। बर्फ में फंसे 22 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। उन्हें गंगटोक के STNM अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क से बर्फ हटाने के बाद 80 वाहनों को चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि सिक्किम में हिमस्खलन से व्यथित हूं, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपनों को खोया है। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बचाव अभियान जारी है। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सिक्किम में हिमस्खलन में कई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। पश्चिमी बंगाल में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को रामनवमी पर हुए दंगे और खराब कानून व्यवस्था पर ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से 3 दिनों के अंदर पूरी घटना पर रिपोर्ट भेजने को कहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजमुदार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लगातार बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है। इस चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट मांगी है और इससे पहले गुरुवार को हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच झड़प के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस और राज्य बीजेपी प्रमुख सुकांत मजमुदार से बात की और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया था। रामनवमी के जुलूस के दौरान हावड़ा और हुगली में यह हिंसा हुई थी। उधर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में जगहों पर हुई हिंसा को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बीजेपी वाले कहीं भी कभी दंगा करा सकते हैं, इसलिए मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम हिंसा नहीं करते, बंगाल के लोग हिंसा पसंद नहीं करते और ये आपराधिक हिंसा है। हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वे गुंडों को बाहर से बंगाल में लाते थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो जुलूस में हथियार और कारतूस लाए। ये लोग समझते नहीं है, बंगाल के लोग दंगा पसंद नहीं करते। दंगा करना बंगाल की संस्कृति नहीं है। आम लोग दंगा नहीं करते हैं। बीजेपी से नहीं हो पाता है तो दंगा भड़काने के लिए वो के लोगों को लाते हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, वे सिर्फ राजनीतिक गुंडे होते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खेजूरी में कहा कि रामनवमी पर हिंसा कर बीजेपी लॉर्ड राम का नाम बदनाम कर रही है। वे एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, वे बाहर से गुंडे लाए, मुझे हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। और उधर रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार में 2 शहरों में बवाल के बाद जनजीवन पटरी पर लौटने लगा। हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन समाज में शांति के बीच अब सियासत में उबाल आ गया है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सासाराम और बिहार शरीफ में हुए दंगे के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रामनवमी के बाद हुई हिंसा के रोक पाने में नाकाम रहने का आरोप सीएम नीतीश पर लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि इफ्तार पार्टी में टोपी और शाल पहनने से दोष नहीं छिप जाएगा। मुख्यमंत्री हैं और आप जबान से इसको कंडेम नहीं करते,
ट्वीट करते हैं उनके अलायंस पार्टनर, इफ्तार की दावत कल खाते हैं, खजूर खाते हैं, तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। बिहार सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे ये हैं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। रामनवमी के बाद नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम में भड़की हिंसा के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है, ऐसा आरोप ओवैसी लगा रहे हैं। हिंसा के शिकार लोगों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बिहार शरीफ में 100 साल पुराने मदरसे को जला दिया गया, मस्जिद की मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, लेकिन सीएम के साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव संवेदनहीन बने रहे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस अजीजिया का, उस मस्जिद को जो जलाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है और हम कंडेम करते हैं। नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरह से हिंसा फैली, उसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आरोप सीधे सरकार पर लगा तो जवाब भी सत्ता पक्ष की ओर से आया। नीतीश कुमार ने इन 17 वर्षों में मिल्लत के साथ इस प्रदेश में एक भी राइट नहीं होने दिया अपने शासन का। तो ये इस बात को प्रमाणित हमें ओवैसी से और हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नफरत और नफरत की राजनीति को बिहार में न पहले पनपने दिया गया है, न आगे पनपने दिया जाएगा। ओवैसी साहब, भाजपा को तो सत्ता से बेदखल होने का कहीं ना कहीं बेचैनी और घबराहट समझ में आ रहा है, लेकिन आपको बेचैनी किस बात का है? नीतीश को जिस मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री बनाए जाने की अपील की जा रही है, नीतीश कुमार को जिस अल्पसंख्यक समाज की ओर से सबसे अच्छा नेता बताया जाता है, उसी समाज से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी नीतीश कुमार हिंसा रोकने में नाकाम बताते हैं। वही ओवैसी जिनकी पार्टी का जनाधार बिहार के सीमांचल के जिलों में, उनके लगाए आरोपों से अब सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट ने आने वाले साल में भी बिजली सब्सिडी से जुड़ा प्रस्ताव फिर पास कर दिया है, यानी दिल्ली में 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त रहेगी। उन्होंने कहा कि 200 से 400 यूनिट तक 50% की रियायत भी जारी रहेगी, साथ ही किसानों के लिए भी मुफ्त बिजली। बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में साजिश चल रही है, दिल्ली के लोगों को मिलने वाली बिजली की सब्सिडी को रोकने की साजिश चल रही है। मंत्री ने दावा किया कि बिजली विभाग ने अफसरों ने बताया कि बीजेपी के नेता LG ऑफिस में बैठते हैं, वहां पर बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है कि किसी भी तरह से बिजली की सब्सिडी को रोका जाए। जो फ्री बिजली अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, उस फ्री बिजली को रोका जाए। जैसा मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था कि हमें मीडिया से पता चलता कि LG साहब ने फ्री बिजली से जुड़े हुए मुद्दे पर एक फाइल भेजी। उस 10 मार्च को भेजी गई फाइल को बार बार अफसरों से मांगने के बाद भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाया गया। क्यों? क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश चल रही थी। आज तक उस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, तो षड्यंत्र चल रहा था। प्रस्ताव तैयार होता है तो बिजली विभाग द्वारा दबाव में उनको LG हाउस बुलाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा धमकाया जाता है, उनसे फाइल पे लिखवाया जाता है
कि वकीलों की और किसानों की बिजली बंद कर दी जाए, बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पाकिस्तान अपनी रणनीति में बदलाव करता रहा है। पाकिस्तान और इसकी खुफिया एजेंसी ISI ने ड्रोन का उपयोग करके हथियार और गोला बारूद और नशीले पदार्थ गिराने का सहारा लिया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में विध्वंस गतिविधियों को जारी रखने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग क्यों कर रहा है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर इनपुट मनोज कौल की यह खास रिपोर्ट देखिए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। सीमा पर भारतीय सेना की चौकसी से बौखलाई पाकिस्तानी सेना और ISI। ड्रोन के जरिए हथियारों और गोला बारूद की तस्करी कर रहा पाकिस्तान। चीनी ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर का कर रहा इस्तेमाल। पांच से 10 किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर हथियार गिरा रहा पाकिस्तान। पाक के नापाक मंसूबों को भारतीय सेना फिर करेगी नाकाम। पिछले 1 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर हालात काफी हद तक बदल गए हैं। सीमा पर सेना और BSF पूरी तरह चौकस हैं और पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिशों और हथियारों, गोला बारूद की तस्करी को नाकाम कर दिया है। यही कारण है कि इससे पाकिस्तानी सेना और ISI बौखला गई है। अपनी हरकतों से बाज न आते हुए पाकिस्तान ने रणनीति बदली और ड्रोन के जरिए हवाई रास्ते से हथियारों की तस्करी शुरू कर दी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक धारा 370 के खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में 400 से अधिक ड्रोन गतिविधियां देखी गई। ताजा मामले में 3 अप्रैल 2023 को सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने ड्रोन का जरिए हथियार और गोला बारूद गिराए थे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान इस हरकत के लिए क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है कि इन UAV यानी मानव रहित हवाई वाहनों में आमतौर पर 5 से 7 किलोग्राम भार ले जाने की क्षमता होती है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ताजा रणनीति को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने तमाम उपाय किए हैं। देखिए, इससे निपटे जाने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर मैं प्योरली डिफेंस बैटल से कहूं तो ड्रोन के लिए एक होते हैं काइनेटिक मीन्स, यानी कि हम एक्चुअली फायर करें ड्रोन के ऊपर, और दूसरा होता है पैसिव मीन्स कि इस ड्रोन के अंदर जितने भी अपलिंक, डाउनलिंक, जितनी रेडियो फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं उनको हम जैम। तो वो ये सारे जितने मेजर्स हैं वो हमने ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। जैसे अगर पंजाब में अगर आपको पता हो तो पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिमिट होती थी 5 किलोमीटर की बॉर्डर से, अब वो 50 कर दी है। तो वो एक बड़ा मेजर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग इस पूरे एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक SP वैद का कहना है कि यहाँ सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि ड्रोन हमारे क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर अंदर हथियार और गोला बारूद गिरा सकते हैं। उनके मुताबिक पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ जम्मू कश्मीर में मौजूद राष्ट्र विरोधी तत्वों तक ना पहुंचे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए SP वैद ने कहा कि पुलिस को ऐसे तत्वों को ट्रैक करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया जा सके। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये ड्रॉप कर रहे हैं वेपन्स, ड्रग्स, वो बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पहले आप बॉर्डर पे ही ध्यान रखते थे, अब ड्रोन काफ़ी अंदर आके ड्रॉप कर सकता है। आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर आके ड्रॉप कर सकते, किसी रोड पे, किसी सोर्स पे, जहां आप सोर्स को कहो कि मैंने इसको फलानी जगह ड्रॉप किया है, उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में, उस हाईवे पर, उस जगह पर, तो आप जाके उसको कलेक्ट करिए। लेकिन मेरा इसमें यही कहना है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ज़रूर है, लेकिन आपको अपने लोगों से तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए उसकी ड्रोन रणनीति को विफल करने में LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीबों के इलाकों में रहने वाले आम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
उन्हें अपने क्षेत्र में संदिग्ध हरकत नजर आने पर सतर्क रहने के लिए कहा जाना चाहिए, जबकि इसकी सूचना नजदीकी पुलिस चौकी या सुरक्षा बलों को दी जानी चाहिए। न्यूज़ JKLH के लिए मनोज कौल की खास रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने किसानों को खाद के लिए एडवांस देने और गेहूं खरीदने का फैसला लिया है। किसानों को लेकर शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बारिश की वजह से गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में चमक विहीन गेहूं को सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। यही नहीं, अगली फसल को बोने में किसानों को परेशानी ना हो, इस लिहाज से किसानों को खाद का एडवांस भी दिया जाएगा। सरकार के कदम से किसानों को राहत मिलेगी। जो बारिश के कारण से, ओले के कारण से चमक विहीन गेहूं है, जो कहीं पर अत्यधिक बारिश हुई है या गेहूं पतला हो गया है हवा के उससे गेहूं गिर जाने से, उस गेहूं को भी किसान से लेने के निर्देश शासकीय कांटों पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। इसके साथ ही बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। इंदौर बावड़ी घटना के बाद कैबिनेट ने क्षतिग्रस्त बावड़ी के अलावा खुले बोरवेल पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने ऐसे मामलों में FIR करने का भी फैसला लिया है। खुले हुए बोर हैं, जो कुएं हैं, जो बावड़ी हैं जिन्हें पाट दिया गया है, इन सब खुले हुए और बोर कुआ बावड़ियों को अगर पाए जाते हैं इस तरह से, तो संबंधित के ऊपर FIR होगी मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए इसे देख लें। प्रदेश में PM श्री स्कूलों के खोले जाने को भी शिवराज कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश में 730 स्कूल खोले जाएंगे। वहीं फिल्म पर्यटन नीति को साधिकार समिति को भेजे जाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले को अहम माना जा रहा है। खासकर किसानों को लेकर लिए गए फैसले से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र के 14वें दिन हिमाचल विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों और लोकतंत्र प्रहरी योजना पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। वहीं विधानसभा में नशे के खिलाफ NDPS एक्ट में संशोधन के लिए 4 संकल्प पारित हुए। साथ ही शिमला नगर निगम में वार्ड की संख्या 41 से घटाकर 34 करने वाला विधेयक भी पास हो गया। मंगलवार को बीजेपी के विधायकों ने सदन में भी ऐसे ही नारेबाजी की। पहले लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को लेकर हंगामा किया और फिर आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाने को लेकर बवाल किया। हंगामा करते हुए विपक्ष के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर नहीं चलेंगे, नकली गांधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहाँ तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स में जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने बहुत जल्दी 3 महीने के कार्यकाल में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ नहीं पाया, और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर काम कर रही है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में नशे के
खिलाफ संकल्प पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से हिमाचल में फैलते ड्रग्स नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए एनडीपीएस एक्ट में संशोधन की मांग की गई है। राज्य सरकार की मांग है कि थोड़ी ड्रग्स के साथ भी पकड़े जाने का अपराध गैर जमानती हो, 10 से 20 साल तक कैद की सजा का प्रावधान हो, कम से कम 5 लाख का जुर्माना वसूला जाए, नशे के धंधे से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाए। इस बारे में मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविजन का अगर कोई बदलाव करना होगा या इंसर्ट करना होगा तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है, इसलिए हमने वो संकल्प लाया है। डिप्टी सीएम ने सदन में आंकड़े गिनाते हुए कहा कि हिमाचल में 3 महीने में एनडीपीएस एक्ट के 530 मामले दर्ज हुए हैं। नशे के 530 मामलों में 729 आरोपी गिरफ्तार हुए। हिमाचल में विदेशों से आ रही है नशे की खेप। केंद्र सरकार नशे के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, बॉर्डर पर सख्ती से जांच की जाए। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। और चलिए हिमाचल के हमीरपुर से इस वक्त बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक का मामले में कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर का करवाया मेडिकल। पेपर मामले में पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर को माना जा रहा है मुख्य आरोपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से बड़ी खबर है, जहां हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक का ये पूरा मामला है। मामले में कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर का मेडिकल कराया गया है। पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।